द स्ट्रीट। मैं हूँ सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं एक पैकेजिंग स्टॉक के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस और की थीसिस देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं उस पूरे स्टॉक का एकदम डीप डाइव। वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, फिर हम उसके पूरे थीसिस एंटी थीसिस डिस्कस करेंगे, उसमें रिस्क क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है या नहीं है, वैल्यूएशंस क्या है, पीयर कंपैरिजंस करेंगे, ओवरऑल इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा है, फिनेंशियल एनालिसिस करेंगे। ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम आपको हमारी यहाँ पे राय भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जो स्टॉक है वो है यूफ्लेक्स लिमिटेड। ठीक है, अभी यूफ्लेक्स लिमिटेड का बिजनेस बेसिकली एक पैकेजिंग बिजनेस है। ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड पैकेजिंग कंपनी है। इसके बिजनेस को भी समझेंगे अपन। सबसे पहले अगर अपन देखें तो इसके कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू क्या है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये पूरा डाइवर्सिफाइड एंड इंटीग्रेटेड बिजनेस है, जैसे कि मैंने बोला। तो ये बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेके, ठीक है, इवन ये पैकेजिंग के जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक केमिकल्स, या फिर अगर अपन समझे कि जो इंक्स वगैरह होती है या फिर मशीन्स वगैरह होती है, ठीक है, वो भी ये बनाने का काम करती है। ठीक है, यूफ्लेक्स अगर अपन देखें तो 16 फैसिलिटीज़ है, 9 कंट्रीज़ में इनका काम है। ओवरऑल इनका जो रेवेन्यू आता है इंटरनेशनल मार्केट से 50% आता है। ठीक है, इट वाज फाउंडेड इन 1988 बाय अशोक चतुर्वेदी, वन ऑफ द की इनोवेटर्स इन द इंडियन पैकेजिंग इंडस्ट्री। सो इफ़ यू सी द जर्नी, तो ये बेसिकली 1988 में स्टार्ट हुआ था, 1989 में ये पब्लिक गए थे, आईपीओ आ गया था इसका। फिर इनने केमिकल बिजनेस पहले स्टार्ट किया, देन दे स्टार्टेड होलोग्राफी बिजनेस। होलोग्राफी बिजनेस बेसिकली नथिंग बट आपका जो डिजाइनिंग का काम होता है ना, उसको होलोग्राफी बिजनेस बोलते हैं, जहाँ पे आप पैकेजिंग कंपनी आपके कंज्यूमर्स के लिए या फिर आपके क्लाइंट्स के लिए पैकेजिंग डिजाइन बनाने का काम करते हैं। फिर इन लोग ने इंटरनेशनल एक्सपेंशन 2010 में स्टार्ट किया। देन उसके बाद अगर अपन देखें 2020-21 में इन लोग ने अगर अपन 2011-12 में इन लोग ने अपना फिल्म कैपेसिटी का बिजनेस एक्सपेंड किया इंटरनेशनली। देन दे अगेन डिड अ कैपेसिटी एक्सपेंशन फॉर पेट फिल्म्स इन यूएसए। फिर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टार्ट किया 2017-18 में, एसेप्टिक लिक्विड पैकेजिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, जो कि बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है और यहाँ पे इस कंपनी का मोनोपोली भी है। फिर कंपनी ने कुछ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किए हैं अपने अदर उसके लिए। ठीक है, और लास्ट कुछ सालों में कंपनी ने बहुत ज़्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया है, मोस्टली इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूफ्लेक्स का जर्नी रहा है। बात करेंगे अब कंपनी के सिंपल बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी का बिजनेस क्या है, देखो, अब मैं प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इनका मेन प्रोडक्ट है वो पैकेजिंग फिल्म्स का बिजनेस है। पैकेजिंग फिल्म्स यानी अगर अपन समझे, मैं सादी भाषा में बोलूँ तो पन्नी। ठीक है, प्लास्टिक की जो पन्नी होती है उसको बोलते हैं पैकेजिंग फिल्म्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली इमेज के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप वो समझे कि पन्नी लगाने का काम या फिर पैकेजिंग फिल्म्स लगाने का जो बिजनेस होता है या जो प्रोडक्ट होता है वो ये कंपनी बनाती है, जहाँ से इनको 60% रेवेन्यू आता है। अब इसके की कस्टमर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी अदर पैकेजिंग कंपनीज है, क्योंकि अदर पैकेजिंग कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसका एंड यूज़ क्या होता है, बेसिकली B2B यूज़ होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जगह काम आता है, इसका बहुत ज़्यादा वाइडर यूज़ है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एक बिजनेस है इनका फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग यानी बेसिकली आप जो पैकेट्स बनाते हैं, ठीक है, कुरकुरे का पैकेट हो गया या फिर आप समझे जो अपना पेपर बोट के जो वो आते हैं उसका जो बिजनेस हो गया, वो आपका फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के अंदर आता है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग यानी जिसको किसी भी शेप में पैक किया जाए वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये एक अनदर फर्दर यहाँ पे प्रोडक्ट है जो बेसिकली पैकेजिंग फिल्म्स के बाद जो बनता है वो प्रोडक्ट है, वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बनता है। ठीक है, इसके भी अदर यूजेस हैं अगर अपन समझे तो। इनके जो क्लाइंट्स हैं मॉन्डेल्स है, रेडिको खैतान है जो कि बेसिकली अल्कोहल बनाता है, फिर नेस्ले एंड ब्रिटानिया जैसी कंपनीज है। देन यहाँ पे एक इनका असेप्टिक पैकेजिंग का बिजनेस है। असेप्टिक पैकेजिंग बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये लिक्विड पैकेजिंग है। अगर आपने देखा होगा टेट्रा पैक, अमूल का जो टेट्रा पैक का दूध आता है, ठीक है, या फिर आपने कभी फ्रूटी देखी होगी जो पार्ले की आती है, तो वो एक बेसिकली पेपर में पैक होके आती है जिसकी मोटी मोटी परत होती है। ठीक है, उसको बेसिकली टेट्रा पैक बोलते हैं। अब ये क्या है, बेसिकली इन लोग ने भी सिमिलर बिजनेस स्टार्ट किया है, वो ही पैकेजिंग करने का। ठीक है, अब मैं थोड़ा असेप्टिक पैकेजिंग के बारे में बताता हूँ, ये क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। अगर अपन समझे, देखो, टेट्रा पैक क्या है, बेसिकली एक है ना पैकेजिंग कंपनी है। ठीक है, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बेसिकली पैकेजिंग मशीन भी प्रोवाइड करती है और पैकेजिंग मटेरियल भी। अब क्या होता है, इंडिया में जितनी भी लिक्विड पैकेजिंग होती है तो उसमें मोस्टली है ना टेट्रा पैक की मशीन्स लगती है। अब टेट्रा पैक की मशीन जब आप लगाते हो तो टेट्रा पैक एक एग्रीमेंट भी करते हैं कि आपको मशीन में चलने वाला जो रॉ मटेरियल लगेगा, पैकेजिंग रॉ मटेरियल, वो भी टेट्रा पैक से खरीदना पड़ेगा फॉर लगभग 8 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या किया,
इस तरह का जो प्रोडक्ट था ये टेट्रा पैक ही बनाता था और ये महंगा भी बेचता था। अब यहाँ पे इनने क्या क्या स्टार्ट किया, यूफ्लेक्स ने सोचा कि अगर ये 8 ईयर्स के बाद यहाँ पे वापस टेट्रा पैक बेच रहा है, ठीक है, तो अब उनने उसको अपॉर्चुनिटी देखी। जैसे ये 8 ईयर्स का यहाँ पे लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो यहाँ पे यूफ्लेक्स कम इनटू द पिक्चर। यूफ्लेक्स इनको नॉन ब्रांडेड काइंड ऑफ बेसिकली कम प्रीमियम पे बेच के वो सामान सप्लाई करेगा। कैसे? बेसिकली इन्होंने भी वो सिमिलर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, उसको बोलते हैं एसेप्टिक लिक्विड पैकेजिंग। बेसिकली एसेप्टिक लिक्विड पैकेजिंग के अंदर इंडिया में अभी दो ही प्लेयर्स है, टेट्रा पैक है और बेसिकली एक यहाँ पे यूफ्लेक्स है, ठीक है, और इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड ओवरऑल यहाँ पे जो वर्ल्ड में भी अगर अपन देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है, बिकॉज टेट्रा पैक का जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, हर FMCG कंपनी इसको अफोर्ड नहीं कर पाती है, एंड ओवरऑल यहाँ पे मार्जिन पे भी उठाता है। तो जैसे ही 8 ईयर्स का लॉक इन पीरियड टेट्रा पैक का खत्म होता है वो लोग यूफ्लेक्स के रॉ मटेरियल को अडॉप्ट कर लेते हैं। सो दिस इज बाय दिस बिजनेस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बारे में अपन और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट मैंने आपको एक की थीसिस पॉइंट बता दिया कि क्या है, ठीक है। बाकी अगर अपन समझे इनके जो यूजेज हैं वो आप जहाँ पे भी पैकेजिंग फूड प्रोडक्ट्स या फिर एडिबल ऑयल्स, इवन मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, सब जगह इनके पैकेजिंग प्रोडक्ट्स यूज आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इनका डिफरेंशिएटेड बिजनेस है। अब अगर अपन जाने तो बेसिकली अब यहाँ पे जो इनका पैकेजिंग फिल्म्स का बिजनेस है उसमें BOPP फिल्म्स लगती है, CPP फिल्म्स और BOPT फिल्म्स लगती है, ठीक है। ये तीनों तरह की अलग अलग फिल्म की वो है, बेसिकली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा चेंज हो जाती है। ओवरऑल ज़्यादा अपने को इसमें सोचना नहीं है, ठीक है, बिकॉज सबका अलग अलग यूज़ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एप्लीकेशन सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे सबका जो टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, डेंसिटी होता है, या फिर जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज होती है वो भी अलग होती है। सो दिस इज हाउ दिस बिजनेस इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये पैकेजिंग फिल्म्स का B2B बिजनेस है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कॉमोडिटाइज बिजनेस है, ठीक है, बिकॉज अगर आपका क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इनके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर वापस से इनको इम्पैक्ट आएगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू अ कॉमोडिटी बिजनेस है। फिर अगर अपन देखें तो इनकी जो लोकेशंस हैं ये कहाँ कहाँ पे काम ऑपरेट कर रही है, तो इंडिया, दुबई, मेक्सिको, इजिप्ट, पोलैंड, रशिया, हंगरी एंड नाइजीरिया। और उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटीज़ की बात की गई है तो कितनी कैपेसिटीज़ हैं और कितना यहाँ पे ओवरऑल कैपेसिटी एक्सपेंशन ये लोग प्लान कर रहे हैं। सो यू कैन सी ओवरऑल यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन ये लोग करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल द सिनेरियो ऑफ दिस बिजनेस, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स है जिसमें SRF एक बहुत बड़ा इंडिया के अंदर कॉम्पिटिटर है, फिर जिंदल पॉलीफिल्म्स एक कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे है। फिर इनके की क्लाइंट्स के बारे में भी यहाँ पे कंपनी ने डिटेल दिया है। सो दिस इज द पैकेजिंग फिल्म बिजनेस। उसके बाद फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में क्या है, अवेलेबल कैपेसिटी अभी 1 लाख मेट्रिक टन्स पर एनम की है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो नोएडा और जम्मू कश्मीर में इनका प्लांट है। फिर यहाँ पे एंड यूजर्स जो भी है B2B और FMCG कंपनीज है। फिर इसके अंदर भी कॉम्पिटिटर्स देखेंगे तो SL प्रोपैक है जो आपको पता हो बेसिकली कोलगेट के लिए वो अपना पैकेजिंग मटेरियल बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनीज है। फिर इनके की क्लाइंट्स हैं अमूल, कोको कोला, रेडिको खैतान, पेप्सी, ITC, ब्रिटानिया। एसेप्टिक लिक्विड पैकेजिंग के अंदर आते हैं तो बेसिकली ये गुजरात बेस्ड प्लांट है जहाँ पे 70,000 MTPA की कैपेसिटी है, जिसमें लगभग 7 बिलियन पैक्स बनाए जा सकते हैं। इसको ये कैपेसिटी एक्सपैंड करके 9 बिलियन पैक्स लेके जाएंगे बाय 2023, ठीक है। इसके अंदर भी वापस जो अपने बेवरेजेस क्लाइंट है या फिर अल्कोहल वाले क्लाइंट्स है, लिक्विड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज है वो है, और इसका एक ही कॉम्पिटिटर है जैसे मैंने आपको बताया था वो है टेट्रा पैक। उसके बाद अगर अपन कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझे कि कंपनी ऑपरेट कैसे करती है, तो बेसिकली जो आप देख रहे हो यूफ्लेक्स लिमिटेड इंडिया में लिस्टेड है, ठीक है। फिर इनकी एक और कंपनी जिसके अंदर एसोसिएट इनकी होल्डिंग है 47% की, फ्लेक्स फूड लिमिटेड, ठीक है, वो बेसिकली अदर तरह के फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के अंदर है, ये भी लिस्टेड है। फिर एक इनका होलोग्राफी बिजनेस है जो एक अलग से एक और कंपनी है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी जो इनके लिए है जो आउटसाइड इंडिया में काम करती है वो यूफ्लेक्स मिडिल ईस्ट करके, जो कि पूरे इनके पैकेजिंग इंटरनेशनल बिजनेस के लिए होल्डिंग कंपनियाँ काम करती है। अब यहाँ पे सारी जो अदर कंट्रीज़ के पैकेजिंग बिजनेस है ना उनने यहाँ पे इसके अंदर डाल रखा है, ठीक है। ये इनकी होल्डी ओन सब्सिडरी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें यहाँ पे दुबई के अंदर या फिर US के अंदर इसको लिस्ट करने का बेसिकली प्लान है कंपनी का, बट द प्लान कंटिन्यूज टू बी डिले। ये 2-3 साल से चल रहा था और अभी भी यहाँ पे डिले एंड मैनेजमेंट का ओवरऑल अभी तक इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। बट या इसकी अगर कभी भी दुबई में या फिर US के अंदर लिस्टिंग होती है तो इट विल गोइंग टू बी री रेटिंग फैक्टर फॉर द कंपनी, ठीक है। बाकी इनके अदर बिजनेस हैं जो बेसिकली यहाँ पे काम करते हैं, वो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, कुछ अदर मटेरियल्स के लिए, ट्रेडिंग वगैरह के लिए भी होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड द केमिकल बिजनेस, तो वो इस तरीके से ऑपरेट करता है। बट या द कंपनी वर्क्स विद द लॉट ऑफ सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, ठीक है।
और अगर अपन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर्स की बात कर रहे हैं तो मैं एक और चीज़ बता दूं, यूफ्लेक्स की खासियत ये है कि वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ काम करती है। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर कंपनी को कोई नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना होता है तो जनरली ये एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ स्ट्रैटेजिक डील करता है। इससे क्या होता है, बेसिकली कंपनी को एज मिलता है ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स। तो यूफ्लेक्स का एक खासियत रहा है, जैसे इन्होंने अभी पेपर स्टॉक का एक बिजनेस लॉन्च किया था, तो उन्होंने एक नीदरलैंड्स की कंपनी के साथ भी यहाँ पे टेम्बो करके उसके साथ यहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप करी है टू प्रोवाइड मशीन्स एंड बेसिकली अपना रॉ मटेरियल्स। सो दिस इज हाउ दे वर्क्स, ओके। तो अगर अपन देखें, वन ऑफ द फास्टेस्ट सॉल्यूशन कंपनी है बेसिकली पूरे इंडस्ट्री के अंदर। फिर यहाँ पे अगर अपन देखें तो ओवरऑल जो पैकेजिंग ट्रेंड्स है उसके बारे में बताया गया है कि ग्लोबली 3.9% से बढ़ेगी, इंडिया में 10% से बढ़ेगी। ये पैकेजिंग इंडस्ट्री है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग लगभग 20-25% की ओवरऑल ग्रोथ रेट देखने को एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग द इंडस्ट्री ट्रेंड्स यहाँ पे अभी। उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे क्या है, एक इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा मटेरियल साइंस पे काम करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आज मैं एक मटेरियल बना रहा हूँ, ठीक है, उसका कॉस्ट कम करने के लिए अगर मेरे को यहाँ पे कुछ उस मटेरियल का कॉस्ट कम करना है तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज मैं प्लास्टिक बना रहा हूँ, ठीक है, अब मैं अगर उसमें कुछ ऐसा केमिकल ऐड कर दूँ कि वो मेरा प्लास्टिक का कॉस्ट कम हो जाए, तो वो कहलाता है अपना मटेरियल साइंस का इनोवेशन। अब इस इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ज़्यादा कंपनी ज़्यादा इनोवेशंस करेगी, कम बेसिकली एक बेटर प्रोडक्ट लेके आएगी बेटर कॉस्ट पे, वो यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको ये हमेशा ट्रैक करना है कि पैकेजिंग कंपनीज या पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इनोवेशंस कौन लेके आ रहा है। ठीक है, अपन इनोवेशंस पे भी बात करेंगे, यूफ्लेक्स ने किस तरीके से इनोवेशन किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ओवरऑल ग्रोथ है यूफ्लेक्स की या फिर अदर कंपनीज के उसमें, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ कंपनी ने डिराइव करी है, एंड कंपनी हैज़ गिवन अ गुड ग्रोथ ओवरऑल। ठीक है, आप देखोगे तो ये जो अभी ये हर जो पैकेजिंग के अंदर भी 4-5 सेगमेंट होते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे ग्रोथ रेट बताया गया है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें कि कंपनी का वैल्यू चेन किस तरीके से है, तो पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। अभी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर भी है, ये पैट चिप्स बनाता है, पॉलिस्टर चिप्स जो होते हैं वो भी बनाने का भी काम स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इनका ग्लोबल बिजनेस है वो यहाँ पे रॉ मटेरियल से फिल्म में कन्वर्ट करता है, फिल्म से पैक एंड पाउचेज में, देन उसको प्रिंट करता है एंड एंड यूज इंडस्ट्री को देता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कंपनी खुद भी करता है, जैसे केमिकल्स वगैरह और इंक्स वगैरह जो लगती है, जो मशीन्स लगती है, वो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, तो ये पूरा इसलिए एंड टू एंड इंटीग्रेटेड कंपनी भी है, और उसका बहुत ज़्यादा फायदा ही मिल रहा है, बिकॉज ग्लोबली आप देखोगे तो सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हुआ है, तो यहाँ पे जो फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनीज है उनको फायदा मिलेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स की मैंने आपको बात करी थी, किस तरीके से कंपनी कॉम्पिटिटर्स है। फिर कुछ की इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, तो अगर आप देखोगे फूड के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मेजर यूज़ फूड के अंदर होता है। फिर बेवरेजेस है, हेल्थ केयर एंड कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर है। देन उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड ये भी है कि इंडिया में जो पर कैपिटा इसका कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। अपन केवल 14 to 16 के जी पर कैपिटा कंजप्शन आता है। ठीक है, वहीं पर अगर अपन यूएस का ट्रेंड देखें, इट इज़ मच मच हायर। तो अंडर पेनिट्रेशन भी है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो अगर ये चीज़ रीरेट होती है तो ओवरऑल पैकेजिंग का डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू। और अगर अपन यूफ्लेक्स का एक्सपोजर की बात करें तो ये एफएमसीजी कंपनीज को 92% सप्लाई करता है। इसका जो एक्सपोजर है इंडस्ट्री वाइड एफएमसीजी को है, फार्मा को इसका 8% ही एक्सपोजर है। ठीक है, सो अगेन मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा कि फार्मा इटसेल्फ इज़ अ वेरी हाई मार्जिन बिजनेस, तो अपने को ये भी ट्रैक करना है कि किस तरीके से यहाँ पे फार्मा के अंदर कंपनी आगे फर्दर फोरे करती है। एंड दिस चार्ट इज शोइंग कि कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है वो किस तरीके से यहाँ पे कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सभी कंपनी के जितने भी फैसिलिटीज़ है, इतना एक्सपेंशन करने के बाद भी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। इसमें से एक इकलौता बिजनेस है नाइजीरिया वाला, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, उसमें भी अभी लेटेस्ट अपडेट ये कि 70-80% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव कर लिया। बाकी मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो इसके लोकेशंस है, फैसिलिटीज़ है, वो 100% कैपेसिटी या नियर टू 90% कैपेसिटी पे चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अगर अपन देखें कंपनी का वैल्यू चेन के अंदर रॉ मटेरियल क्या है, तो मेजरली रॉ मटेरियल है क्रूड डेरिवेटिव्स ही है। ठीक है, इसके अंदर पेपर आ जाता है, फिल्म्स आ जाता है, केमिकल एडिसिव्स आ जाता है, एल्यूमिनियम वायर आ जाता है, फिर होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर जो कि अपने आप में प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स है, सिलिका वगैरह आ जाता है, एल्यूमिनियम फॉइल आ जाता है, इंक्स, एडेसिव्स, मेटलाइज फिल्म्स। तो इस तरीके से फिर कंपनी ने यहाँ पे एक और चीज़ जो बताई है वो एक इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का अपने रॉ मटेरियल सप्लायर्स के साथ कितने साल का यहाँ पे बेसिकली रिलेशनशिप ऑफ ईयर्स कितना है। तो अगर आप देखोगे कोई कोई कंपनी 10 ईयर्स प्लस भी है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे अगर अपन देखें सभी का यहाँ पे जो रिलेशनशिप एज है वो लगभग 3 ईयर्स से ज़्यादा का है, सो विच इज़ गुड ओवरऑल। ठीक है,
उसके बाद कंपनी का जो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड रहा है वो 90 डेज़ का रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड ओवरऑल अगर आप कंसिडर करते हैं इंडस्ट्री ट्रेंड से। फिर यहाँ पे कंपनी ने एक और चीज़ बोली कि इनके जितने भी कस्टमर्स की लोकेशंस है, एजेंट्स है, वो ओवरऑल यहाँ पे कस्टमर्स के आजू बाजू ही है, ठीक है। आपको हमेशा आपका बिजनेस वहाँ पे लेके आना है जहाँ पे एफएमसीजी कंपनीज के प्लांट लोकेशन है, क्योंकि इससे आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ पे ओवरऑल कम हो जाएगा आपके लिए भी और कस्टमर के लिए भी। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी दे हैव मतलब उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और अदर लोकेशंस को इस तरीके से बना रखा है। देन ये एक और इंपॉर्टेंट चार्ट है, वो ये बताता है कि लेंथ ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप्स। अब ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है ये B2B है। यहाँ पे आपको जितना आपका लॉन्गर रिलेशनशिप होगा ना, उतना आप उस कस्टमर से और ज़्यादा बिजनेस ला पाएंगे, ठीक है। और जनरल ये इतनी बड़ी कंपनीज होती है, ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने और पूरा असेसमेंट करने के बाद ही आपको चुनती है, ठीक है। तो इसलिए ये एक हाई एंट्री बैरियर बिजनेस भी बन जाता है, ठीक है, जहाँ पे जनरली कंपनी एकदम से आपका पैकेजिंग का वेंडर चेंज नहीं करती, बिकॉज इफ़ यू चेंज द पैकेजिंग वेंडर, उसमें क्वालिटी एंड डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग अपीयरेंस में भी फर्क देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप है, नेस्ले के साथ ये 8 साल से बिजनेस कर रहे हैं। और उसके बाद अगर अपन देखें कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी है जिनके 9 9 साल से काम कर रही है, जैसे कैडबरी की जो कंपनी है मॉन्डेल्स, उसके साथ 10 साल से बिजनेस कर रही है। सो दिस इज हाउ द कंपनी हैज डिराइव्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आप देख सकते हैं, मोटा मोटी मैं बोलूँगा टॉप 1 जो कस्टमर है उसका जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आता है 5% कुछ आता है, जो लेटेस्ट ट्रेंड है अभी FY22 की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। फिर यहाँ पे कंपनी ने बताया कि किस तरीके के हमने क्लाइंट्स को एक्विजिशन किया है, और यहाँ पे वो भी बताया कि किस तरीके से जैसे अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली FY21 में जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे कम एक्वायर किए। उसके पीछे एक रीज़न था कि यहाँ पे इस 2 साल में इन्हें एसेप्टिव लिक्विड पैकेजिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट एडिशंस किए थे, बट अभी यहाँ पे वापस से धीरे धीरे कम हुआ है। इसके पीछे एक और कंपनी ने रीज़न भी दिया कि दे वांट टू फोकस ऑन द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स रेदर देन गेटिंग न्यू क्लाइंट्स, ओके। देन अगर अपन बात करें मैनेजमेंट के बारे में, तो अब यहाँ पे थोड़े बहुत इश्यूज भी हैं मैनेजमेंट के साथ, ओके। सो आई विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि कंपनी के फाउंडर, चेयरमैन, MD है, अशोक चतुर्वेदी। अभी ये इनका जो एक्सपीरियंस है 38 ईयर्स का है, ठीक है। अब बाकी भी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को देखोगे तो लगभग उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क इन दिस बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी इज दैट अशोक चतुर्वेदी। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अशोक चतुर्वेदी का थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री रहा है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है। ही हैज़ बीन इनटू सम ऑफ द लैंड स्कैम्स, लैंड डील्स, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशूज़ भी आए थे, बट उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशूज़ को लगभग 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। पहले इन लोग ने कुछ ऐसा बिजनेस, इनका एक कंपनी था मॉन्टेज एंटरप्राइज करके, उसके साथ उसमें क्या करते थे, ब्लैक में माल बेचते थे, ठीक है। तो उस तरह का हिस्ट्री रहा है। देन उनके बाद इनको अरेस्ट वगैरह भी किया था बिकॉज ऑफ सम लैंड डील्स, ठीक है। So that has been the issue, and this is one of the most important risk in this business. Corporate governance risk थोड़ा हाई है, बट रिसेंट में अगर अपन देखेंगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इशू आए नहीं है, लगभग 3 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। अपन एनुअल रिपोर्ट में भी देखेंगे तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पे लगता है कि यार ये चीज़ें सुधारी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो अभी कंपनी के जो यहाँ पे टेक ओवर जिन्होंने किया है, ठीक है, अभी उनका अशोक चतुर्वेदी का एग्जीक्यूटिव रोल नहीं रहा है, अभी केवल वो नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में, इवन वो बहुत बार AGM भी अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो मेन रोल है इनके 2 बेटे हैं उनका है, एंड बोथ ऑफ आर ऑफ अ एक्सपीरियंस एंड इनका क्वालिफिकेशन भी अच्छा है, तो ये अभी काम कर रहे हैं। देन देर इज़ ए राजेश भाटिया जो कंपनी ग्रुप प्रेसिडेंट है एंड CFO भी है, तो इनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, ये JS जिंदल ग्रुप से आए हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स का जो एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक यू शुड ऑलवेज सी इन एनालाइजिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो अगर अपन डिटेल में देखेंगे तो कोई कोई लोग यहाँ पे यूफ्लेक्स के साथ 25 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। सो किसी का यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस ही पैकेजिंग के अंदर 37 ईयर्स का है। सो दिस इज़ हाउ द स्मॉल कंपनी विद अ ह्यूज एक्सपीरियंस, ये बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ द कंपनी। उसके अलावा अगर अपन देखें तो इनके ओवरऑल जो कस्टमर्स है 150 कंट्रीज से आते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द कंपनीज बिजनेस इज ग्लोबली एक्सपैंड। अच्छा, कंपनी का जो 50% रेवेन्यू है वो भी अभी आउटसाइड इंडिया से आता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट बिजनेस इज 50% फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। उसके बाद यहाँ पे कंपनी की रिसेंटली क्रिसिल और इंडिया रेटिंग्स ने इनकी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज ये बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो ओवरऑल कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़ पास्ट हिस्ट्री पे भी
पता पड़ रहा है। और उसके अलावा बिजनेस जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियली, उसमें भी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है, ठीक है। इससे पता पड़ रहा है कि कंपनी का बिजनेस सही में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट भी है, ठीक है। तो वो जैसे ही क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होगा तो इनका जो कंपनी का डेट है वो एक हाई रेटिंग डेट बन जाएगा, और इसके कारण कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा। दिस इज ऑल्सो गाइडेड बाय द मैनेजमेंट इन देयर रिसेंट कॉन कॉल्स ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कंपनीज बिजनेस इज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन देखें तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से रही है। अभी अगर अपन क्वार्टर वन की बात करें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू एंड पैट अचीव किया था। उसके बाद 91% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें यहाँ पे इन्होंने नए नए कस्टमर्स को भी ऐड किया है, तरह तरह के जो इनके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है उसमें भी इन लोग ने काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट किया है। फिर यहाँ पे एबिटा रेवेन्यू के ट्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव है। मोस्टली यहाँ पे कोविड के कारण इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। अच्छा, वापस से कंपनी का जो एबिटा मार्जिन का गाइडेंस है वो 18 to 20% का गाइडेंस रहा है, ठीक है। वहीं पे पैट के अंदर भी एक ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। डेट अभी कंपनी का एकदम से यहाँ पे बढ़ गया है, जो कि इन्वेस्टर्स के अंदर कंसर्न भी है। अपने को आने वाले समय में ट्रैक करना है, बट मैं एक और चीज़ आपको बोलूँगा कि जो कंपनी का डेट है उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द डेट है वो फॉरेन डेट है, ठीक है। और फॉरेन में जो डेट होता है वो बहुत सस्ता मिलता है, 1-2% में कंपनी को डेट मिल जाता है। और कंपनी का जो ROE है ओवरऑल बहुत ज़्यादा मतलब 18-20% है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कंपनी को जब 1-2% में डेट मिल रहा है तो डेफिनेटली कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट ज़रूर कम है डेफिनेटली। और वहीं पे अगर आप डेट टू इक्विटी रेशो देखोगे 0.6 के आसपास है। नेट डेट कंपनी का 4,000 करोड़ का डेट है, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट इशू। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेट अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि एनी मेजर कैपेक्स अभी यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे कैपेक्स के साथ साथ कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी दिया है। ROE ROC भी लगभग स्टेबल रहे हैं, ठीक है। 15-16% के आसपास आ गए हैं। उसके बाद टोटल डेब्ट टू यहाँ पे एबिटा का भी जो रेशो है वो काफ़ी अभी लगभग थोड़ा कम होता दिखाई दिया, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट एंड गुड थिंग टू नोट डाउन। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का आउटलुक क्या है ओवरऑल, तो कंपनी ने 2-3 चीज़ें, एक तो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, ठीक है। फिर ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। पैट चिप्स का यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जो कि इनके बिजनेस में काम आने वाला है। फिर कुछ थोड़े बहुत इनोवेशंस वगैरह कर रही हैं। एंड अदर यहाँ पे जो इनका पैकेजिंग फिल्म का बिजनेस है BOPT CPP, उसके लिए यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन प्लान कर रखा है, ठीक है। एसेप्टिक लिक्विड पैकेजिंग में भी कंपनी ने अपना ओवरऑल एक्सपेंशन प्लान कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे को आपको, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से गो थ्रू करना है तो आई कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू। तो इस तरीके से है, मल्टीपल कंट्रीज़ में मैंने आपको बताया था, और ये ओवरऑल कंपनी की प्लांट कैपेसिटीज़ है। सो अब अपन एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी ने रिसेंटली 4 to 5 कॉन कॉल्स में क्या बात करी, जो कि हमने लगभग सारी कॉन कॉल्स अटेंड भी करी है, पढ़ी भी है, और उसके की टेक अवेज क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस है असेप्टिक लिक्विड पैकेजिंग का। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर अपन देखेंगे इनका जो मार्केट शेयर है लगभग 22 to 25% है। पैकेजिंग के अंदर भी ये कैपेसिटी एक्सपेंशन करी है। Jan 23 तक इनका 9 बिलियन पैक्स का बिजनेस हो जाएगा। 18-20% का ग्रोथ टारगेट है रेवेन्यू टर्म्स में, 20% एबिटा मार्जिन प्लान है, ठीक है। 7 बिलियंस पैक्स पे इनका जो रेवेन्यू आता है 1200 करोड़ का रेवेन्यू आता है। अब यहाँ पे ओवरऑल कंपनी का जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से है उससे कोई एडिशनल रेवेन्यू नहीं आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे कंपनी के पास लैंड है गुजरात के अंदर, एडिशनल लैंड टू डबल द कैपेसिटी, बट कभी एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो बिजनेस है 70% डोमेस्टिक है, 30% एक्सपोर्ट है। तो वी कैन ऑलवेज ट्रैक कि यहाँ पे किस तरीके से एक्सपोर्ट का बिजनेस का शेयर बढ़ता है। ओवरऑल जो कंपनी का फुल गाइडेंस है 17 to 19% का है, ठीक है। कंपनी ने एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है कि यहाँ पे कभी भी हमें जो कॉस्ट पास्ट ऑन करने में कभी भी लैग देखने को नहीं मिला है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस के अंदर, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द कंपनी का हायर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ग्रोथ। कंपनी का वॉल्यूम के अंदर इतना ग्रोथ नहीं हुआ है जितना यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ हुआ है, ठीक है। अब ये रेवेन्यू ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण इनके रॉ मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, तो सेम माल बेच के ये ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, ज़्यादा रेवेन्यू कमा पा रहे हैं। उसके बाद अभी कंपनी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दुबई का जो लिस्टिंग है एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं है, ठीक है। फिर एक और कंपनी के साथ अभी क्या इशू हो गया था, रशिया की जो रूबल है वो एकदम से अप्रिशिएट हो गई, तो इसके कारण कंपनी का डेट है 156 करोड़ से यहाँ पे रीवैल्यू हो गया है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी के ऊपर प्लास्टिक बैन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि प्लास्टिक बैन से कंपनी को एक फ़ायदा हुआ है, वो है इनका पेपर स्ट्रॉ का बिजनेस। ओवरऑल इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। आने वाले समय में इनका विजन क्या है, तो थोड़ा बहुत डी बॉटल नेकिंग करना है। डी बॉटल नेकिंग मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आप
पूरे मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, तो कुछ आपका पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो ऐसा होता है जो पूरे प्लांट की स्पीड या फिर आपकी कैपेसिटी को कम कर रहा है। उस स्पीड या पर्टिकुलर डी बॉटल नेक को अगर ख़त्म करके अपन उसको उस पर्टिकुलर सब कैपेसिटी को अगर इंक्रीज़ कर दे या फिर उसकी स्पीड बढ़ा दे, तो उसे डी बॉटल नेकिंग कहते हैं। उसके बाद बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे कंपनी का फोकस है, जैसे कि मैंने आपको बताया पैट चिप्स का बिजनेस चालू करेगी। देन यहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन एंड दुबई लिस्टिंग इज देयर विजन। ओवरऑल रेवेन्यू का गाइडेंस भी 18-20% का है। फिर यहाँ पे अगर अपन देखें तो कंपनी गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली ईपीआर रूल्स यहाँ पे लेट डाउन किए हैं। ईपीआर रूल्स बेसिकली रिसाइक्लेबल उस पर एनवायरमेंट रूल्स है, जहाँ पे बोला गया है कि आपको आपका जो प्लास्टिक जितना एफएमसीजी कंपनी जनरेट करती है ना, नेस्ले जितना प्लास्टिक जनरेट कर रही है, इतना प्लास्टिक वो प्रोड्यूस करती है, लोग उसका यूज़ करते हैं और वो प्लास्टिक डंप होता है, उतना ही आपको प्लास्टिक रिसाइकल भी करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले 100 टन ऑफ प्लास्टिक जनरेट करता है, वेस्ट जनरेट करता है। ठीक है, तो नेस्ले पे अभी ये एक ऑब्लिगेशन आने वाला है थोड़े टाइम बाद कि आपको धीरे धीरे 20 टन ऑफ प्लास्टिक रिसाइकल करना है, 30 टन ऑफ प्लास्टिक रिसाइकल करना है। सो दिस इज वॉट ईपीआर रूल्स में बोला गया है। अब ये बिजनेस एज ऑफ नाउ यूफ्लेक्स के पास ये इनकी खुद की रिसाइकलिंग फैसिलिटी है जहाँ पे ये बिजनेस करते हैं, बट एज ऑफ नाउ मैनेजमेंट का फोकस नहीं है। और जैसे जैसे ईपीआर रूल्स के अंदर एफएमसीजी कंपनीज पे ऑब्लिगेशन बढ़ता जाएगा, ये बिजनेस आने वाले समय में इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन ने देखा होगा ना, यहाँ पे कंपनी के पास बहुत सारी ऑप्शनैलिटीज़ भी हैं। ठीक है, अपन ने बहुत सारी चीज़ें बात की, जैसे दुबई की लिस्टिंग है, फिर ये ईपीआर वाला जो बिजनेस है। ठीक है, अभी कंपनियां फोकस नहीं है, बट कंपनी इसको कर सकता है। जैसे अपन ने बात किया कि एसेप्टिक लिक्विड पैकेजिंग में भी वो कैपेसिटी डबल कर सकता है। एज ऑफ नाउ नॉट द फोकस, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिजनेस टू ट्रैक ऑन। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्रिसिल ने क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किया था, जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा। अच्छा, जियोपॉलिटिकल एंड रिसेशन और इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है, तो यहाँ पे कंपनी ने एक और बहुत मस्त चीज़ बताई है कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि रशिया में इनका बिजनेस है। बट अब क्या हुआ है कि रशिया में इनको बहुत ज़्यादा बिजनेस अच्छा मिला है। इससे के पीछे रीज़न है, रशिया में इनका प्लांट है और रशिया के इनके कस्टमर्स है। तो कंपनी का पूरा जो बेसिकली बिजनेस है रशिया का, वो केवल एक ही लोकेशन, एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट है। इसलिए यहाँ पे इनको बिजनेस ज़्यादा मिला है, बिकॉज रशिया में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो रेस्ट्रिक्शंस लगने के बाद, सैंक्शंस लगने के बाद अदर कंपनीज ऑपरेट नहीं कर पाई हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सोर्सिंग एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इज गोइंग टू हैपन फॉर देयर रशियन बिजनेस। उसके बाद यहाँ पे बेसिक फूड पैकेजिंग कंपनी में काम करने के कारण किसी भी कस्टमर ने अभी तक कट इन स्पेंडिंग अनाउंस नहीं किया है। ठीक है, ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊँ, इंडिया में एफएमसीजी में बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज इज एंटरिंग इनटू द बिजनेस, फिर द राइज ऑफ D2C ब्रांड्स। ये दो फैक्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ओवरऑल पैकेजिंग बिजनेस को बढ़ाएंगे। कैसे? अब रिलायंस आ रहा है तो ओवरऑल पूरा का पूरा इनका पैकेजिंग बिजनेस बढ़ सकता है। ठीक है, अदर प्लेयर्स भी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। आज आप देखेंगे हर बड़ी छोटी मोटी कंपनी अदर न्यू तरह के प्रोडक्ट्स निकाल रही। पहले चिप्स केवल लेज और कुरकुरे और इनके आते थे, आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कितने तरह के चिप्स है। सिमिलरली एवरी प्रोडक्ट, यहाँ पे अडानी विल्मार अगर आप देखेंगे, पतंजलि को देखेंगे, तो वो नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है। ठीक है, फिर D2C ब्रांड्स आने के बाद लाइक पेपर बोट वगैरह, वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स अभी ऑफरिंग्स में आ गए। पहले आइसक्रीम भी 1-2 तरह की आती थी, बट आज 10 तरह के आपको आइसक्रीम ब्रांड्स मिलेंगे। सो ओवरऑल पूरे पैकेजिंग एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है कि एक तो प्लेयर्स बढ़ रहे हैं और ऑफरिंग्स बढ़ रही है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा टाटा कंज्यूमर का भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपेंशन प्लान है। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग इन द ओवरऑल इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पे डिमांड पे, इवन इफ द न्यू कैपेसिटीज बिल्डिंग अप बाय द कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज क्या होगा, डिमांड ओवरऑल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो हो जाएगी कि वो डिमांड न्यू कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस को ऑब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कंपनी ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करी है। पहले कंपनी क्या करता था, जो ऑर्डर्स बुक करता था वो 30 से 60 दिन के ऑर्डर बुक करता था। अब कंपनी ने उसको 7 डेज़ का ऑर्डर बुकिंग स्टार्ट कर दिया। इसके पीछे अब कंपनी को फ़ायदा क्या हुआ है, अभी मान लीजिए मैंने आपके साथ 2 महीने का ऑर्डर बुक किया। ठीक है, 2 महीने में आपको एक ही प्राइस पे दूंगा, बट अगर मेरा प्राइस रॉ मटेरियल का बढ़ गया तो मेरे को नुकसान होने लग जाएगा। इसलिए कंपनी ने अब एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी कि अब मैं केवल 7 से 30 दिन का ही ऑर्डर लूँगा एक टाइम पे। ठीक है, अगर वापस किसी को बड़ा ऑर्डर देना है तो फिर वो अगले महीने आके वापस देगा। सो इससे क्या होगा, कंपनी अपना कॉस्ट पास ऑन करने में बहुत ज़्यादा कंपनी को ईजी रहेगा, एंड इसलिए कंपनी के मार्जिन में भी एक एक्सपेंशन देखने को मिला है। ठीक है, फिर नाइजीरिया का जो कैपेसिटी है वो कुछ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल पोर्ट कैपेसिटी वो थोड़ा लो कैपेसिटी पे काम कर रहा है। FY24 जो कंपनी ने बोला है, जहाँ पे सभी तरह के इनके एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड, और उसका पूरा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे रेवेन्यू में स्टार्ट देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। कंपनी ने ओवरऑल जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान किया है वो 400 करोड़ का है, जिसका रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी लगभग 1200 करोड़ का होता है बाय FY 24। तो दिस इज द बेस फिगर एंड द बेसिकली गाइडेंस है जो कंपनी ने कॉन कॉल में दिया है। फिर कंपनी से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या फ्यूचर में गवर्नमेंट कोई और प्रोडक्ट को प्लास्टिक बैन करेगा तो कुछ हो सकता है क्या। तो उसके पीछे कंपनी ने एक और चीज़ बताया था कि एज ऑफ नाउ कोई अल्टरनेटिव्स डेवलप नहीं हुए हैं, बट जैसे कि मैंने कहा इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स इनोवेशन आने के चांसेस रहते हैं। और उन्होंने एक और चीज़ बोली कि गवर्नमेंट घूम फिर के केवल 4 ही प्रोडक्ट्स को बैन कर सकता है, बैग्स, थर्माकोल, स्ट्रॉ एंड कटलरीज। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो इनका पैकेजिंग का एक नया बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया रिसेंटली, वो है प्लास्टिक स्ट्रॉ का। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक का बैन लगाया था। ठीक है, तो प्लास्टिक स्ट्रॉ पे कंपनी ने गवर्नमेंट ने बैन लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, कंपनी ने एक बिज़नेस नया स्टार्ट किया पेपर स्ट्रॉज का। ठीक है, अब ये पेपर स्ट्रॉज का बिजनेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक एडिशनल बिजनेस है। इससे पता पड़ रहा है कंपनी कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी टैप कर रहा है, कैसे इनोवेट कर रहा है, कैसे अपने ओवरऑल बिजनेस को अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, अब पेपर स्ट्रॉ इंडिया में आज की तारीख में 2 ही लोग बना रहे हैं। ठीक है, मोस्टली अगर आप देखोगे, कभी भी मैंने भी बहुत ज़्यादा स्कटलबट किया था और मैंने भी अदर इंडस्ट्रीज़ को विजिट किया, काफ़ी पेपर कंपनीज, FMCG कंपनीज विजिट करी थी इस एनालिसिस के टाइम पे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, मोस्ट ऑफ द कंपनीज चाइना से इंपोर्ट करती है। इंडिया में 2 ही कंपनी है, एक तो टेट्रा पैक है, एक यूफ्लेक्स है, जो पेपर स्ट्रॉज अभी बना रही है। ठीक है, अगर आप कभी भी फ्रूटी अगर खरीदे हैं तो आप ये देखोगे ना, वहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ आता है। अब यूफ्लेक्स क्या कर रहा है, यूफ्लेक्स इंडिया में मान लीजिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर, बट 6 बिलियन पेपर स्ट्रॉज की डिमांड है। ये पूरी की पूरी इंडिया की डिमांड केटर करने के लिए इतना ही कैपेसिटी बिल्डअप कर रहा है पेपर स्ट्रॉज का। ठीक है, इसके लिए कंपनी ने एक्सपेंशन भी बेसिकली टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप कर रखी है थर्मो बीवी के साथ, जो कि नीदरलैंड की कंपनी है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस अपने आप में, जहाँ से कंपनी को एक नया रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, तो प्लास्टिक बैन का कंपनी पे इस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, और ये चीज़ हमने सबसे पहले प्लास्टिक बैन के टाइम पे बताई थी, जब कंपनी का भाव लगभग 550 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था। उसके बाद प्रमोटर बैंक देखने को मिली है, और उसके बाद लगभग आज कंपनी का जो रिटर्न है उससे लगभग 25% बढ़ गया, 550 रुपये से आज वो कंपनी का भाव 800 रुपये हो गया। इतने टाइम में हम कंपनी को रीड भी कर रहे थे एंड ओवरऑल हम लोग इस तरीके से एनालाइज कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी को पढ़ा जा सकता है। तो मैंने कंपनी का एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ा है, बट मैं आपको क्विकली उसके ना की ट्रेंड्स है जो मैं आपको बता देता हूँ, क्या मेरे को एनुअल रिपोर्ट का कंक्लूजन है। देखो, कुछ यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कंसर्न्स क्या है। कंपनी ने बहुत जगह इधर उधर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखा है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल कंपनी ने रिलायंस इंफ्रा में भी पैसा लगा रखा है। ठीक है, ओवरऑल अभी इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट है। कंपनी का जनरली एक क्राइटेरिया होता है कैश फ्लो देखने का, कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी इक्वल टू 80 to 120% ऑफ द नेट प्रॉफिट। बट कंपनी का जो कैश फ्लो है वो प्रॉफिट का केवल 50% ही होता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कंपनी अपना पैट भी कैश में रियलाइज नहीं कर पा रहा है। तो फ्री कैश फ्लो कंपनी का इतना जनरेट नहीं हो रहा है, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड डेट रीपेमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू ट्रैक ऑन। तीसरा यहाँ पे एक इशू जो मेरे को लगा, ओवरऑल जो थोड़े बहुत ट्रांजैक्शंस थे, थोड़े बहुत इन्वेंट्री वगैरह थी, वो थोड़ी बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा, कंपनी ने बहुत बार अपना है ना लास्ट कुछ सालों में बहुत बार कंपनी ने बैड डेट्स भी होते हुए देखे, तो दैट इज़ ऑल्सो एन कंसर्न। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 चीज़ें थी जो मुझे समझ में आई। बट अभी रिसेंटली कंपनी ने एक और चेंज किया कि कंपनी ने BDO को अपॉइंट किया है एज अ बिग 5 ऑडिटर है। ठीक है, तो विच इज़ अ गुड साइन ऑफ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, सो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक टू बी ट्रैकिंग ऑन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बाकी ये पूरा मैंने जब इसका की ट्रेंड वगैरह पढ़ा तो मैंने आपको साथ साथ बता ही दिया है। अब फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस, यहाँ पे एक एक बिजनेस को कंपनी ने डिफाइन किया है, तो ये कंपनी का MDN है जो आप कभी भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट क्विकली मैं आपको वापस गो थ्रू कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं छूट गया। सो इस तरीके से कंपनी ने यहाँ पे एक एक बिजनेस के बारे में बताया, वो कहाँ पे काम कर रही है, उसका क्या यूज़ है, वो क्या बना रही है, उसका कितना कैपेसिटी और कितना कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पॉलिस्टर चिप्स का बिजनेस है जो हरियाणा में स्टार्ट करेगी, वो एक इंपॉर्टेंट बिजनेस है। असेप्टिक लिक्विड पैकेजिंग का कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया है। देन वो जो थर्मो बीवी के साथ जो कंपनी ने एक पार्टनरशिप करा है फॉर देयर अदर पेपर स्ट्रॉ के लिए, तो दैट इज़ एन ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बिजनेस टू गोइंग टू ट्रैक अपॉन। ठीक है, जो थर्मो नहीं, टेम्बो बीवी के साथ। सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट। उसके बाद कंपनी ने अपने इनोवेशंस की लिस्ट दी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी ने बहुत ज़्यादा इनोवेशन किए हैं, बट ये दे आर टू मच साइंटिफिक एंड कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली यू कैन अंडरस्टैंड ये किस तरीके से कंपनी का बिजनेस हुआ है। ठीक है,
लास्ट अब अपन बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस पे। अगर आप देखोगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीसिस दैट कंपनी का पी 4 का है, ठीक है। कंपनी का बुक वैल्यू 927 का और कंपनी का शेयर प्राइस 748 का है। कंपनी अपने लेस देन बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ईवी टू इबिटा भी अगर आप देखोगे 3.84 का, बहुत कम है। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें मिला के ही कंपनी के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हैं उसको पीछे छोड़ रही है। बिकॉज ऑलवेज लुक आफ्टर दैट कि कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़ क्या इतने बड़े हैं कि ओवरऑल आपके शेयर प्राइस को इम्पैक्ट कर देंगे, ठीक है। आप ये देखिए कि यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर्स ज़्यादा हैं और नेगेटिव फैक्टर्स थोड़े कम है। सो दिस इज हाउ वी शुड ऑलवेज एनालाइज। फ्री कैश फ्लो जैसे मैंने बताया था नेगेटिव है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अपने को ट्रैक करना है। प्राइस टू अर्निंग का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे मतलब 1 से कम है, जो कि अच्छी बात है। मतलब कंपनी का प्राइस इतना नहीं बढ़ रहा है बट कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट साइकिल। कैश साइकिल यहाँ पे कंपनी का 922 डेज़ का रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने को देखना चाहिए। फिर बैलेंस शीट वगैरह अभी भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसमें थोड़े बहुत कंसर्न्स है जो मैंने आपको बताए थे कैश फ्लोज वगैरह में भी। डेटर डेज कंपनी की अभी भी 90 डेज़ के आसपास है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी 92 डेज़ के आसपास है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल डेज भी 90 डेज़ के आसपास है। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया बहुत लंबे समय के बाद। दो ये स्टेक बहुत छोटा है, कंपनी से पूछा भी था कि कोई बायबैक का प्लान है, मेजर प्रमोटर स्टेक बढ़ाने का प्लान है क्या, तो एज सच नहीं है। बट इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स वगैरह इन्वॉल्व है। एफआईआई का स्टेक 7% के आसपास है, डीआईआई का स्टेक भी 0.18 है, बट पब्लिक में भी यहाँ पे काफ़ी शेयर होल्डर्स है। बट अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अदर तरह के लोग हैं जो यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं ये इनमें से, तो जिनका काफ़ी बड़ा स्टेक है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस हो गया है। इसमें अगर अपन देखें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओवरऑल पीयर कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर करते हो तो यूफ्लेक्स 4 के पी पे ट्रेड होता है, ठीक है। बाकी सारी कंपनी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई पी पे ट्रेड होती है। उसमें से अगर अपन देखें जो एक ईपीएल है 27 के पी पे ट्रेड होता है। मोलटेक का तो पी और ज़्यादा हाई है, ठीक है। हर तरफ से अगर अपन कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव्स है। यूफ्लेक्स जो बिजनेस करता है अगर आप देखोगे 1237 करोड़ का करता है, ठीक है। पैट इसका 1237 करोड़ का, और इसका रेवेन्यू एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल काफ़ी ज़्यादा बेसिकली ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप पॉलीप्लेक्स से कंपेयर करो तो भी आपको यहाँ पे अगर आपका पी रेटिंग भी हो गया ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। सो टू समराइज माय पॉइंट्स, यहाँ पे अगर अपन देखें मैंने 2-3 चीज़ें और भी पढ़ी थी। टेक्निकली भी कंपनी यहाँ पे स्ट्रांग है, मोमेंटम भी बढ़ रहा है। तो कोई टेक्निकल फैक्टर्स पे एनालाइज करता है तो मैंने भी रिफिनेटिव एटी प्राइम का रिपोर्ट देखा था। सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स देखने को मिले थे। ओवरऑल ट्रेंड सेंटिमेंटल जो एनालिसिस होता है वो पॉजिटिव साइड में था। अब मैं फाइनली कंक्लूड करता हूँ मेरे थीसिस पॉइंट और एंटी थीसिस पॉइंट के साथ, जो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, वैल्यूएशंस। सेकेंड, प्रमोटर बाइंग, ठीक है। थर्ड, इनका जो असेप्टिक लिक्विड का बिजनेस है जो यहाँ पे ओवरऑल इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। फोर्थ, कंपनी का जो ओवरऑल एक्सपेंशन चल रहा है, ठीक है। फिफ्थ, कंपनी के अंदर अभी एज सच कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे जो मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज है। सिक्स, यहाँ पे जो पेपर स्ट्रॉ का बिजनेस है विच टेल्स लॉट ऑफ थिंग अबाउट यहाँ पे कंपनी कैसे इनोवेशन पे यहाँ पे कर रही है। ओवरऑल इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट थीसिस पॉइंट्स है जो यहाँ पे आपको यूफ्लेक्स पे बैट करने के लिए एक थीसिस पॉइंट अगर किसी को चाहिए रीजंस टू इन्वेस्ट तो वो ये है। एंटी थीसिस पॉइंट मेरे पास एज ऑफ नाउ जो मैंने आपको बताया, एक तो फिनेंशियल्स है उसमें इंप्रूवमेंट करना है। दूसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई आगे इशू नहीं होने चाहिए, जो प्रमोटर का इशू है वो नहीं आने वाला होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थीसिस एंड एंटी थीसिस पॉइंट्स, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट दिस कंपनी फॉर अ लॉन्गर टर्म। बट इसमें एक और स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए जो मैं हर बार लोगों को बोलता हूँ, धीरे धीरे बाय कीजिए। बिकॉज अगर आप देखोगे ये स्टॉक में है ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको आप बाय कीजिए, ठीक है। सारी क्वांटिटी एक दिन में एक साथ एक समय में बाय नहीं करना है, धीरे धीरे इसको इन्वेस्ट कीजिए, बिल्डअप कीजिए, ठीक है। अभी Q2 के रिजल्ट्स आएंगे, Q3 के आएंगे, जैसे जैसे आपका थीसिस वास्तव में सही होता जाता है तो फिर आप उसमें और धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करें। कोई नेगेटिव इवेंट होता है तो रुक जाइए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इट्स अ गुड स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड अंडर वैल्यूड पैकेजिंग बैट ऑन द FMCG इंडस्ट्री। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस था। इस तरह के डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग और करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लगभग आई हैव रीड अराउंड 1000 पेजेस टू डू दिस एनालिसिस, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी गया है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इस तरह के एनालिसिस मिल चुके। थैंक यू सो मच।